खगोलीय दूरदर्शी से बना प्रतिबिंब होता है। खगोलीय दूरदर्शी से प्रतिबिंब बनता है तो उसका प्रतिबिंब कैसा होता है? जब खगोलीय दूरदर्शी से प्रतिबिंब बनता है तो काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। काल्पनिक यानी कि आभासी, और दूरदर्शी है खगोलीय दूरदर्शी तो बड़ा करके दिखाता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा काल्पनिक और बड़ा। काल्पनिक और बड़ा प्रतिबिंब बनाता है। काल्पनिक और बड़ा प्रतिबिंब। जब एक टेलीस्कोप के अभिदृश्यक लेंस का व्यास बढ़ता है तब टेलीस्कोप का विभेदन क्षमता क्या होता है? अगर व्यास बढ़ाएंगे तो विभेदन क्षमता क्या होगा? विभेदन क्षमता बढ़ेगा। व्यास बढ़ रहा है, विभेदन क्षमता बढ़ेगा। विभेदन क्षमता बढ़ेगा। समतल दर्पण की फोकस दूरी होती है कितनी? समतल दर्पण की फोकस दूरी अनंत होती है। समतल दर्पण की फोकस दूरी अनंत। त्रिज्या क्या हो जाएगी? फोकस अनंत है, त्रिज्या भी अनंत होगा, क्योंकि F बराबर R/2, R = 2F। फोकस तो अनंत है, तो अगर पूछे त्रिज्या क्या होगा तो त्रिज्या भी अनंत हो जाएगा। त्रिज्या भी अनंत हो जाएगा और फोकस भी अनंत हो जाएगा। फोकस और त्रिज्या दोनों अनंत। जब समांतर समतल दर्पण के बीच दो समांतर समतल दर्पण के बीच कोई वस्तु रखी जाती है तो प्रतिबिंबों की संख्या, दो समांतर समतल दर्पण है, समांतर है दोनों समतल दर्पण, एक समतल दर्पण हुआ और ये दोनों के बीच 0 डिग्री का कोण है। अगर दोनों के बीच 0 डिग्री का कोण है तो प्रतिबिंबों की संख्या के लिए 360 डिग्री बटा थीटा होता है। अगर सम संख्या घटाने पर आए तो एक घटा लेंगे, विषम संख्या आए तो नहीं घटाएंगे। सम के लिए अगर सम आए तो 360 डिग्री थीटा बटा थीटा -1, और विषम आए तो 360 डिग्री बाई थीटा। तो हमारे पास 0 डिग्री का कोण है तो 360 डिग्री बटा 0 डिग्री कट के इन्फिनिटी हो जाएगा। तो समांतर रखा जाएगा तो क्या होगा? अनंत बनेगा। अनंत। प्रकाश के एक बिंदु स्रोत को दो समांतर समतल दर्पणों के मध्य रखने पर कितने प्रतिबिंब बनेंगे? कैसा रखा है? समांतर, तो अनंत वही वाला है। जब किसी दर्पण को थीटा कोण से घूर्णित किया जाता है, कोई दर्पण है, इसको थीटा कोण से घुमाया जाए, थीटा कोण से इसको घुमाकर ऐसे कर दिए तो घूर्णन होगा। घूर्णन कितना होगा? अगर वस्तु रखी उस हिसाब से, तो उस हिसाब से जब इसका कोण घूमा तो इसका भी घुमा होगा, दोनों मिलाकर 2 थीटा हो जाएगा। तो 2 थीटा के हिसाब से चलेगा। अगला क्वेश्चन है, यातायात संकेतों पर जड़ी हुई कांच की छोटी छोटी मणिकाएं उन पर प्रकाश पड़ने पर तेजी से चमकने लगती है। हाँ, अगर गाड़ियाँ चलती है सड़क पर और उधर बैरियर लगा रहता है, उस बैरियर पर कुछ लिखा रहता है, दाएं या बाएं कुछ फिगर बनाया रहता है, अगर कोई बाइक है या कोई कार है, जब इसका लाइट उस पर पड़ता है तो चमक उठता है। इस पर छोटी छोटी कणिकाएं रहती है जिसमें, तो तेजी से चमकने लगता है। हाँ सही है, चमकता है। क्यों चमकता है? कारण क्या है? प्रकाश पूर्णतः परावर्तित होता है। हाँ, तभी तो चमकता है। जब आपतन का कोण निश्चित क्रांतिक मान से अधिक हो जाता है एवं अपेक्षाकृत सघन माध्यम से गुजरता हुआ प्रकाश एक अपेक्षाकृत विरल माध्यम से परिवर्तित होता है। तो व्याख्या सही है, यानी कि ए हो जाएगा। प्रकाश में 7 रंग होते हैं। रंगों को अलग अलग करने का तरीका क्या है?
कैसे करेंगे? प्रिज्म लाएंगे, प्रिज्म लाएंगे, प्रिज्म अगर लाए, लाइट गया, इसको 7 रंगों में बांट देगा, VIBGYOR, 7 रंगों में बट जाएगा, 7 रंग, जिसे स्पेक्ट्रम बोलते हैं। तो क्या होगा, एक प्रिज्म से रंगों को अलग अलग किया जा सकता है, एक प्रिज्म से रंगों को अलग अलग किया जा सकता है। इंद्रधनुष के रंगों का सही क्रम क्या है? VIBGYOR, नीला, हरा, बैगनी, नीला, हरा, बैगनी, उल्टा चला गया, बैगनी इधर है, उल्टा चला गया, सीधा सही क्रम पूछ रहा है। बैगनी, बैगनी, विबग्यो, वायलेट, हरा, ग्रीन, ठीक है, नीला पीछे आ गया, ब्लू। हमें सीरीज वाइज चाहिए, नीला, ब्लू, ब्लू के बाद हरा, मिल गया, पीला, सही क्रम दिखा, ऑप्शन डी। जब धूप वर्षा की बूंदों पर गिरती है तो इंद्रधनुष बनता है, इसके लिए निम्नलिखित में से कौन सी घटनाएं जिम्मेवार होती है? तो प्रकाश का वर्ण विक्षेपण होता है, यानी परिक्षेपण, अपवर्तन भी होता है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन भी होता है। जैसे कि देखिए, ये वर्षा की बूंद है, जब इस पर लाइट पड़ता है तो अपवर्तित होता है, अपवर्तित हुआ और अपवर्तित हुआ, फिर क्या होगा, यहाँ से पूर्ण आंतरिक परावर्तन होगा, पूर्ण आंतरिक परावर्तन हुआ, फिर यहाँ से वर्ण विक्षेपण हो जाएगा। तो हुआ क्या, परिक्षेपण भी हुआ, यानी कि वर्ण विक्षेपण, अपवर्तन भी हुआ, आंतरिक परावर्तन भी हुआ। तो ऑप्शन डी, तो ऑप्शन डी। प्रकाश का वर्ण विक्षेपण संभव है किसके द्वारा? प्रिज्म द्वारा, प्रिज्म से हुआ था। अधोलिखित में कौन सा रंग इंद्रधनुष के मध्य दिखाई देता है? इंद्रधनुष के बीच में दिखाई देता है, कौन सा रंग? VIBGYOR, बीच पे 3 इधर से हटाए, 3 इधर से, बीच में ग्रीन, बीच में कौन दिखाई देगा? ग्रीन, यानी कि हरा, हरा, बीच में दिखाई देगा हरा रंग, बीच में कौन सा रंग दिखाई देगा? हरा रंग। इंद्रधनुष के सीमांत पट पर, सीमांत मतलब लास्ट वाला, पहले वाला और लास्ट वाला, तो पहले वाला लास्ट वाला मिलाकर VIBGYOR, पहले वाला V, लास्ट वाला R, वायलेट यानी कि बैगनी और लाल, ऑप्शन डी। दोपहर 12 बजे किस दिशा में इंद्रधनुष दिखाई देगा? चूँकि हम जानते हैं कि जब इंद्रधनुष बनता है सुबह बनेगा, तो सुबह सूर्य पूरब में उगता है, तो पश्चिम में इंद्रधनुष, यानी कि सूर्य के विपरीत दिशा में। जब सूर्य ऊपर होगा, एकदम 12 बजे एकदम सर के ऊपर होता है, तो नीचे थोड़े बनेगा, नीचे इंद्रधनुष नहीं बन सकता, तो इंद्रधनुष हम नहीं देख सकते हैं दोपहर को, दोपहर को इंद्रधनुष नहीं बनेगा, दोपहर को इंद्रधनुष नहीं बनेगा। निम्न में से कौन छाया की उत्पत्ति के लिए जिम्मेदार है? छाया की उत्पत्ति के लिए जिम्मेदार है, प्रकाश क्या है, सीधा रेखा में गति करता है, और प्रकाश में कोई सीधा रेखा में गति करता है और प्रकाश के बीच कोई वस्तु है, उसका छाया बनेगा। जैसे इस पेन का छाया इस कागज पर बन रहा है, तो हो जाएगा प्रकाश का रिजु रेखीय। रिजु रेखीय मतलब रिजु रेखीय जिस पर 180 डिग्री कोण, जैसे कि ये रिजु रेखीय कोण रेखा है, एकदम सीधा रेखा को रिजु रेखा बोलते हैं। प्रकाश का रिजु रेखीय प्रसार होता है, यही कारण है कि छाया की उत्पत्ति होती है। स्विमिंग पूल के वास्तविक गहराई और कम गहरा प्रतीत होने का क्या कारण है? अपवर्तन, प्रकाश के अपवर्तन के कारण स्विमिंग पूल की गहराई कम प्रतीत होता है। स्विमिंग पूल की गहराई कम प्रतीत होता है, कारण क्या है? कारण है
अपवर्तन। एक छड़ी को जल में तिरछी डुबाया जाता है। एक छड़ी है, जल है ये, जल में एक छड़ी को डुबोया जाता है तिरछे। तो क्या होता है, छड़ी छोटी और जल की सतह पर झुकी होती है, जल की सतह पर थोड़ा मुड़ी हुई होती है, झुकी हुई होती है। तो कारण क्या है इसका? सही है ये कथन। कारण है छड़ी से आने वाला प्रकाश जल के अणुओं से प्रकीर्णित होकर छड़ी को छोटी एवं झुकी होने का आभास कराता है। ये क्या, प्रकीर्णित होकर बोला, अपवर्तन होता है, प्रकीर्णन नहीं। ए सही है बल्कि आर गलत है। ऑप्शन सी, ऑप्शन सी। यदि कोई व्यक्ति पानी भरी बाल्टी में पड़े एक सिक्के को देखता है तो सिक्का क्या होता है, उठा हुआ प्रतीत होता है। तो उसे सिक्का अपने वास्तविक स्थल से अपेक्षाकृत निकट लगेगा, मतलब उठा हुआ लगा तभी तो निकट लगा, निकट लगेगा, तो सही है। यदि जल के अंदर कोई व्यक्ति जल से ऊपर एक सिक्के को देखता है तो वास्तविक स्थल से अपेक्षाकृत ऊंचाई लगेगा। हाँ, ये भी सही है, क्योंकि व्यक्ति अब जल के अंदर है तो उल्टा प्रतीत होगा। सिक्का अंदर था, व्यक्ति ऊपर था तो नज़दीक लगा। अब व्यक्ति नीचे है, सिक्का ऊपर है तो दूर लगेगा। दोनों कथन सही है। ए, जल में वायु का बुलबुला जिसकी भांति व्यवहार करेगा वह है। वायु का बुलबुला है, जल में है, ये जल है और जल में वायु का बुलबुला है। चूँकि वायु का अपवर्तनांक जल से कम होता है और जल का अपवर्तनांक ज़्यादा होता है, तो भले ही बुलबुला अगर बाहर होता तो उत्तल की भांति व्यवहार करता, लेकिन अब ये बुलबुला जल में है। चूँकि जल का अपवर्तनांक ज़्यादा है और बुलबुलों का अपवर्तनांक यहाँ कम हो गया, तो यह उल्टा व्यवहार करेगा, उत्तल ना होकर के अवतल लेंस की तरह व्यवहार करेगा। अवतल लेंस की तरह व्यवहार करेगा जल में होगा तो, जल में होगा तो अवतल लेंस की तरह व्यवहार करेगा। जल के अंदर वायु का बुलबुला व्यवहार करेगा अवतल लेंस की तरह। अवतल लेंस जिसे हम अपसारी लेंस भी कहते हैं, क्योंकि अवतल लेंस प्रकाश की किरणों का अपसरण करता है। अपसरण मतलब फैलाता है, फैलाने का काम करता है। समान फोकस दूरी वाले कांच के दो लेंस जिनमें एक उत्तल तथा दूसरा अवतल लेंस है, ठीक है। समान फोकस दूरी वाले कांच के दो लेंस है, एक उत्तल लेंस है और दूसरा अवतल लेंस है, वो सटा कर रखते हैं तो कैसा व्यवहार करेगा? तो यह समतल व्यवहार करेगा, समतल की तरह, कांच की तरह व्यवहार करेगा, तो हो जाएगा कांच की तरह व्यवहार करेगा, कांच की समतल चादर की भांति व्यवहार करेगा। क्योंकि फोकस दूरी इसका -5 है, उसका +5, तो हो जाएगा 0। कांच की भांति व्यवहार करेगा। पावर की बात कर रहे हैं, फोकस नहीं। फोकस तो अनंत होता है। पावर क्या हो जाएगा? इसका -5 डायोप्टर है और दूसरे का +5 डायोप्टर, तो कट के 0 डायोप्टर, तो ये हो जाएगा समतल का, समतल चादर की भांति व्यवहार करेगा। किसी व्यक्ति का पूरा प्रतिबिंब बनाने के लिए, पूरा प्रतिबिंब देखने के लिए समतल दर्पण की न्यूनतम ऊंचाई की होनी चाहिए कितना? आधा होनी चाहिए। व्यक्ति की ऊंचाई का आधा समतल दर्पण लेना होगा। उस पर बेस्ट क्वेश्चन है, 1.5 मीटर लंबे व्यक्ति को खड़ा संपूर्ण प्रतिबिंब देखने के लिए आवश्यक दर्पण की लंबाई आधा, तो 1.5 का आधा करना है, तो हो जाएगा 0.75 मीटर। 0.75 मीटर।
एक समतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या होती है अनंत। समतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या कितनी होती है? अनंत। आवर्धक कांच में जिस प्रकार का लेंस प्रयोग किया जाता है आवर्धक है। आवर्धक मतलब साइज को बढ़ा कर दिखाएगा। साइज को बढ़ाने के लिए लेंस होता है उत्तल लेंस। उत्तल लेंस, कौन सा लेंस? उत्तल लेंस का प्रयोग होता है। दूरदृष्टि दोष निवारण में के लिए काम में लेते हैं क्या? दूरदृष्टि दोष निवारण के लिए दूर के लिए उत्तल लेंस। दूर उत्तल बोलने में सेम आएगा, हो जाएगा। दूरदृष्टि दोष के लिए उत्तल लेंस का प्रयोग में लेते हैं। दूरदृष्टि दोष वाले व्यक्ति के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? दूरदृष्टि दोष वाले व्यक्ति के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सही नहीं है? कौन सही नहीं है देखना है। व्यक्ति दूर के पिंडों को स्पष्ट देख सकता है। हाँ, जो दोष है वो ठीक है। दूरदृष्टि दोष मतलब दूर का दिखाई देता है, बाकी नहीं दिखाई देता, ये सही है। दूर पिंडों को स्पष्ट देख सकता है। लेंस का नाभ्यांतर अधिक होता है। लेंस का नाभ्यांतर अधिक होता है। नाभ्यांतर मतलब जैसे कि ये आँख है और इस पर लाइट आ रहा है, रेटिना पर जाएगा तो प्रतिबिंब बनेगा। तो रेटिना पर ना जा करके ये चला जाता है, दूर चला जाता है। तो रेटिना पर तो गया नहीं, दूर चला गया, इसका प्रतिबिंब इस पर नहीं बन पाता है। तो क्या होता है? नाभ्यांतर यही दूर हो जाता है। बराबर पर बनता तो हो जाता, प्रतिबिंब बन जाता, लेकिन दूर चला गया तो नहीं बना। इसके लिए हम उत्तल लेंस लेते हैं और इसको थोड़ा सा टिल्ट करते हैं, मोड़ते हैं, और जाकर मुड़ता है और बन जाता है इस पर प्रतिबिंब। तो नाभ्यांतर अधिक होता है, सही है। निकट से पिंडों का प्रतिबिंब रेटिना के पीछे फोकस होता है। पीछे बना है, ये भी सही है। इस दोष को ठीक करने के लिए अवतल लेंस का उपयोग करते हैं। उत्तल लेंस का उपयोग किया था। उत्तल लेंस का डी गलत है। पढ़ने वाले ग्लासेस किस प्रकार के लेंस है? उत्तल लेंस है। उत्तल लेंस निकट दृष्टि दोष को दूर कर, निकट अवतल लेंस। अवतल कॉनकेव, अवतल को क्या बोलते हैं? कॉनकेव या नतोदर। निकट दृष्टि दोष को ठीक किया जा सकता है अवतल लेंस का प्रयोग करके। निकट दृष्टि दोष को ठीक किया जा सकता है अवतल लेंस का प्रयोग करके। मायोपिया ठीक किया जा सकता है, मायोपिया निकट अवतल। निकट दृष्टि दोष, निकट अवतल, निकट दृष्टि दोष और दूर दृष्टि दोष को ठीक किया जा सकता है। निकट के लिए अवतल और दूर के लिए उत्तल। निकट के लिए अवतल, दूर के लिए उत्तल। जब एक व्यक्ति तीव्र प्रकाश से अंधेरे कमरे में प्रवेश करता है तो वह कुछ समय के लिए स्पष्ट नहीं दिखाई देता। हाँ, ताकि आँख की समंजन क्षमता को ठीक कर सके, समंजन क्षमता के माध्यम से। बाद में धीरे धीरे चीज़ें दिखाई देने लगती। कारण क्या है? कारण है समंजन क्षमता। पुतली का आकार परिवर्तन, लेंस के व्यास व फोकस दूरी में परिवर्तन। फोकस दूरी बदलता है, फोकस दूरी को ही समंजन क्षमता में एक्सचेंज किया जाता है, समंजित किया जाता है, आगे पीछे किया जाता है, ये भी हो सकता है। रोडोप्सिन विरंजक का पुनर्विचरण, ये भी होता है। आँखों का अंधेरे के प्रति कुछ समय के लिए अनुकूलित होना,
ये भी हो सकता है। आंखों में संकेंद्रण होता है। आंखों में संकेंद्रण फोकसिंग किसकी तरह? लेंस की उत्तलता में परिवर्तन के द्वारा। उत्तल लेंस। आंख के लेंस की फोकल दूरी किसके कार्य से परिवर्तित होती है? सिलियरी मांसपेशिया। सिलियरी मांसपेशिया क्या काम करती है? समंजन क्षमता को नियंत्रित करती है। समंजन क्षमता को नियंत्रित करती है। सही नहीं है। मृग तृष्णा एक प्राकाशिक भ्रम है जो पूर्ण आंतरिक परिवर्तन से उत्पन्न होता है। हाँ, मृग तृष्णा मतलब रेगिस्तान में जल की अनुभूति होना, जबकि नहीं है तो पूर्ण आंतरिक परिवर्तन और अपवर्तन भी। सर्च लाइट में अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं। सर्च लाइट में अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं। क्यों? क्योंकि बड़ा करके दिखाता है, प्रतिबिंब को बड़ा बनाता है। ये भी सही है। गर्मी में सामान्यतया सफ़ेद और हल्के रंग के कपड़े गाढ़े रंग के कपड़ों की तुलना में वरीय माने जाते हैं। हाँ, ताकि प्रकाश का परावर्तन हो सके और कम गर्मी का अनुभूति हो। एक छोटे छिद्र वाला उत्तल दर्पण डॉक्टर द्वारा रोगियों के कान, नाक, गले की जांच में प्रयोग में लाया जाता है। उत्तल दर्पण ना प्रयोग करके अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं। ये अवतल दर्पण का प्रयोग। स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी 25 सेंटीमीटर। 25 सेंटीमीटर। सामान्य आँख के लिए स्पष्ट न्यूनतम दूरी 25 सेंटीमीटर। मानव की स्वस्थ आँख के लिए स्पष्ट न्यूनतम दूरी 25 सेंटीमीटर। लेंस की शक्ति मापी जाती है डायोप्टर। लेंस की क्षमता मापी जाती है डायोप्टर। लेंस की क्षमता डायोप्टर। किसी ऐनक लेंस का पावर 2 डायोप्टर, इसका फोकस दूरी है बराबर 1/p। 1/p 2 डायोप्टर है, यानी कि 100 से गुना कर देंगे तो हो जाएगा सेंटीमीटर में 50 सेंटीमीटर। क्या हुआ? 50 सेंटीमीटर। सी धूप के चश्मे की पावर, धूप का चश्मा है, पावर कितना लेंगे? 0। पावर 0। 2 झिरिया 1 मिलीमीटर दूर बनाई गई है और पर्दे को 1 मीटर दूर रखा गया है, तो फ्रिंज अंतराल कितना होगा जब 50 नैनोमीटर तरंगदैर्घ्य का नीला हरा प्रकाश प्रयोग में लाया जाता है? कितना होगा? नीला हरा प्रकाश प्रयोग में लाया जाता है। 2 झिरिया 1 मिलीमीटर दूर बनाई गई है। 1 मिलीमीटर दूर, तो झिरिया के बीच की दूरी कितना है? 1 मिलीमीटर। मतलब मिलीमीटर को मीटर बदल लेंगे तो 10 के पावर -3 मीटर हो जाएगा। 10 के पावर -3 मीटर। और पर्दे को 1 मीटर दूर रखा गया है। पर्दे को 1 मीटर दूर, तो डी कितना हो जाएगा? 1 मीटर दूर। और फ्रिंज अंतराल हमें निकालना है जब तरंगदैर्घ्य दिया है 500 नैनोमीटर। तरंगदैर्घ्य 500 नैनोमीटर, जिसको हम मीटर में बदलेंगे। नैनोमीटर को मीटर बदलने के लिए 10 के पावर 500 गुना 10 के पावर -9, डबल जीरो कटेगा तो हो जाएगा 5 गुना 10 के पावर 9 जीरो है इधर, तो 7 बचेगा, 10 के पावर -7। ठीक। फ्रिंज अंतराल का फॉर्मूला होता है बीटा। फ्रिंज अंतराल बीटा = डी लैम्डा बाई स्मॉल डी। डी कितना है? डी कैपिटल D1 और लैम्डा का मान 5 गुना 10 के पावर -7 आया था,
बट्टे में 1 × 10⁻³ कैलकुलेशन करेंगे। -3 से 7 कटेगा 4 बचेगा, -4 5 × -4 यानी कि 0.5 × 10⁻⁴ इसको बदल लिए कितना हो जाएगा 0.5 मिलीमीटर। 0.5 मिलीमीटर 0.5 मिलीमीटर 0.5 मिलीमीटर। कैमरे का द्वारक और कपाट गति का निम्नलिखित में से कौन सा संयोग अधिकतम उद्भासन मैक्सिमम एक्सपोजर होने देगा? मैक्सिमम एक्सपोजर होने देगा। तो एक्सपोजर का फॉर्मूला क्या होता है? शटर स्पीड। शटर स्पीड क्या है? जो एक्सपोजर है, एक्सपोजर जो होता है शटर का स्पीड, शटर स्पीड और कपाट की गति और कैमरे का द्वारक अपर्चर जिसे F से डिनोट करेंगे का स्क्वायर के समानुपाती होता है। ठीक, शटर स्पीड और F के स्क्वायर के समानुपाती होता है। तो हमें पूछा है कि अधिकतम उद्भासन होने देगा। कौन अधिकतम उद्भासन होने देगा? कौन अधिकतम उद्भासन होने देगा? तो इस पर चारों ऑप्शन का हम अलग अलग से निकालेंगे, फिर देखेंगे किसका होगा। से ए का देखते हैं। शटर का स्पीड कितना है? शटर स्पीड आगे वाला है यानी कि ये 1/60 1/60 शटर का स्पीड है 1/60 और F² बटे के नीचे दे देंगे कितना 22 का स्क्वायर। बी सिंपल सब ऐसे करना है। तो F कितना है बी का है 16 और 1/125 1/125 16 है F बटे में तो गुना 16 का स्क्वायर। सी 1/250 है 1/250 गुना 8 का स्क्वायर। डी ऑप्शन है 1000 है 1/1000 है शटर स्पीड और हमें F कितना दिया है 5.6 बट्टे में आएगा क्योंकि F² बट्टे में है, बट्टे में 5.6 का स्क्वायर। बस इसका कैलकुलेशन करेंगे, देखेंगे कौन मैक्सिमम आ रहा है। जब इसका मल्टीप्लाई करेंगे 1/22 का स्क्वायर 22 का 4 8 4 और 6 से गुना करेंगे 6 × 24 2 हासिल 6 × 48 50 5 हासिल 6 × 24 और 5 29 और 1 0 ये 4 है। इतना आया। और इसको करेंगे, इसमें से हम 16 × 16 कर सकते हैं कैलकुलेशन आसानी के लिए। 16 में 2 4 बार है, इसमें 125 में 5 3 बार है, 3 0 होगा, इधर 2 बचेगा 32 हो जाएगा। 16 दूना 32 कैलकुलेशन आप कर सकते हैं 32 पर 3 0 कितना आया? ऑप्शन सी का मिलाते हैं। ये इसको 8 × 8 लिख सकते हैं। 25 में 2 5 है, इधर 2 3 बार है तो 00 बनेगा 3 1 0 ये। अब 25 में 4 से गुना करेंगे 00 और हो जाएगा 3 0 और इधर 2 बजे है 8 दूना 16 1/16 पर 3 0 आ गया। ठीक है। और ये है 56 का स्क्वायर करना है। 56 का स्क्वायर करेंगे 56 का 6 × 36 3 हासिल 6 5 30 6 5 30 60 3 63 6 हासिल 50 25 6 31 हो जाएगा 31 36 और इधर स्क्वायर था, स्क्वायर हट दशमलव था, दशमलव उड़ाएंगे तो 1 0 नीचे, स्क्वायर को 2 0 नीचे, 2 0 कटेगा और 1 0 आ जाएगा। हमसे पूछा है मैक्सिमम,
कौन बड़ा है? सबका अंश एक है, तो हर सबका अंश एक है, हर जितना बड़ा होगा वह उतना ही छोटा जाएगा। हमें निकालना है सबसे बड़ा, तो सबसे छोटा देखना है नीचे में 31,000, 16,000, 32,000, 29,000। छोटा कौन है? 16,000। ऑप्शन सी, ऑप्शन सी हो जाएगा, सी, ऑप्शन सी। आँख के रेटिना की परंपरागत कैमरे के निम्नलिखित में से किस भाग की तुलना की जा सकती है? आँख के रेटिना का फिल्म से तुलना की जा सकती है, क्योंकि रेटिना पर हमें दिखाई देता है जिस प्रकार फिल्म में दिखाई देता है। मनुष्य की आँख में किसी वस्तु का प्रतिबिंब जिस भाग पर बनता है वह है दृष्टिपटल, रेटिना पर बनता है, रेटिना पर बनता है, रेटिना पर। मनुष्य की आँख किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनाती है, मनुष्य का आँख किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनाती है, कहाँ? रेटिना पर बनाती है। दूरदृष्टि दोष प्रतिबिंब बनता है, दूरदृष्टि दोष में प्रतिबिंब कहाँ बनता है? दूर, नाम है दूर, दूर बनता है, रेटिना से दूर बनता है, सॉरी रेटिना से दूर बनता है, ये रेटिना है, रेटिना से दूर बनता है, मतलब रेटिना के पीछे। सी, सी। 151। किसी अपारदर्शी वस्तु का रंग उस वस्तु के रंग का कारण होता है जिससे वह परावर्तित करता है, तभी तो वह रंग दिखाई देता है। जब एक रंगीन टेलीविज़न 3 आधारभूत रंगों का मिश्रण से रंग बनते हैं, यह है कौन सा रंग है? RBG, ब्लू, रेड, ब्लू, ग्रीन। ऑप्शन बी। वे कौन से मूल वर्ण है इसे टीवी पर्दे पर रंग? वही RBG, सी, सॉरी ए। जब लाल, नीले, हरे प्रकाश को एक पुंज में पड़ता है तब रंग कैसा हो जाता है? ब्लू और ग्रीन, तीनों को मिलाएंगे तो क्या बनेगा? वाइट। कम्प्लीमेंट्री एंगल है, वाइट, कम्प्लीमेंट्री लाइट है, एंगल गलती से निकल गया। कौन प्राथमिक रंग नहीं है? प्राथमिक रंग है रेड, ब्लू, ग्रीन। कौन नहीं है? रेड, ब्लू, ग्रीन, और ये भी प्राथमिक रंग है, येलो। तो हो जाएगा काला, प्राथमिक रंग है। वैसे पीला प्राथमिक रंग नहीं है, रेड, ब्लू, ग्रीन ही प्राथमिक रंग है। तीन रंग मूल रंग है, ये है रेड, ब्लू, ग्रीन, रेड, ब्लू, ग्रीन। नेक्स्ट विचार कीजिए, यदि मोजेंटा और पीले रंग को दो वृत्त एक दूसरे काटते हैं तो प्रतिच्छेदी क्षेत्र का रंग लाल होगा, सही है। यदि श्यान और मोजेंटा एक दूसरे को काटते हैं तो प्रतिच्छेदित क्षेत्र का रंग नीला होगा, ये भी सही है, दोनों होगा। इसको समझते हैं। हमें पता है प्राथमिक रंग 3 है, रेड, ब्लू और ग्रीन। इसको रेड मान लेते हैं, इसको ब्लू और इसको ग्रीन, रेड, ब्लू और ग्रीन। जब रेड और ब्लू को मिलाएंगे तो ये बनेगा, रेड और ब्लू को मिलाएंगे तो बनेगा मोजेंटा, मोजेंटा। रेड और ब्लू को मिलाएंगे तो मोजेंटा। ब्लू और ग्रीन को मिलाएंगे बीजी, बीजी,
ब्लू और ग्रीन को मिलाएंगे तो मिलेगा हमें ब्लू और ग्रीन को मिलाएंगे तो हमें क्या बनेगा? सियान। बीजी हो गए मतलब सियान हो गए। बीजी है मतलब सियान हो गए हैं, तभी तो बीजी है। और जी ग्रीन और रेड को मिलाएंगे तो हम क्या मिलेगा? ग्रीन और रेड को मिलाएंगे तो हमें मिलेगा येलो। द्वितीयक रंग है, प्राथमिक रंग नहीं है येलो। येलो मिलेगा। हमें पूछा है मोजेंटा और पीले। मोजेंटा में और पीला में तुलना करके पूछा है। एक दूसरे को काटते हैं। जब एक दूसरे को काटेंगे मोजेंटा और पीला, केवल मोजेंटा और पीला काटेंगे, सियान को इंक्लूड नहीं करना है, तो रेड का बनेगा क्षेत्र। तो हो जाएगा, इधर से निकल रहा है। मोजेंटा में भी रेड है, येलो में भी रेड है, तो दोनों मिलाकर वाइट बनेगा। और रेड 2 बार आया है तो रेड प्रभावी होगा, तो रेड हो जाएगा। सेम इसी प्रकार सियान में और किस पूछा है? मोजेंटा। सियान में और मोजेंटा में दोनों में प्रभावी कौन है? ब्लू 2 बार आएगा तो ब्लू बन जाएगा, नीला बन जाएगा। तो दोनों सही है। नेक्स्ट है 158, मिलान करना है। मोजेंटा कौन सा रंग? आरबी, रेड और ब्लू। मोजेंटा रेड और ब्लू में जाएगा। रेड और ब्लू, 1 का 2। और इधर तो सियान देख लेते हैं, अभी सियान पढ़े हैं। सियान किसे? बीजी है। ब्लू एंड ग्रीन, डी का 1, दोनों में मिल गया। टिल और मोव देखते हैं। टिल बनता है, टिल किससे बनता है? नीला हरा सफ़ेद। टिल नीला हरा सफ़ेद और मोव नीला लाल सफ़ेद। टिल नीला हरा सफ़ेद। ये इन्फॉर्मेशन है, याद करने वाला है। नेक्स्ट है सूर्य के प्रकाश की रंग की संख्या 7 होती है। विषम रंग पहचानना है। अलग कौन है? हरा, लाल, पीला। ये सूर्य के प्रकाश में होता है, भूरा जबकि नहीं होता, इसीलिए अलग है। आज का लास्ट क्वेश्चन, गोधूली से सूर्य का परिघटना पर विचार करना है। कौन दृष्टि भ्रम है बताना है। गोधूली से सूर्य का माप, ये भ्रम है। सूर्य का माप, सूर्य का साइज घटता बढ़ता प्रतीत होता है। 2 मिनट पहले आएगा, कभी 2 मिनट बाद जाएगा, ये प्रतीत होता है। उषा काल में सूर्य का रंग दृष्टि का भ्रम है। उषा काल में चंद्रमा का दिखना, ये भ्रम नहीं है। आकाश में तारों का टिमटिमाना भ्रम है। अपवर्तन के कारण आकाश में ध्रुव तारे का दिखता है, भ्रम थोड़े है। तो हो जाएगा 1, 2 और 4, ऑप्शन सी।